भाषा में बात होगी और छोटे छोटे बिंदुओं पे बात करूंगा। अक्सर जब तकनीक की बात आती है तो आपको भी लगता है कि ये बड़ा क्लिष्ट विषय है, हम करें या नहीं करें। बहुत सरल है और हम सब, आपको पहले में ही बताता चलूं कि हम सब तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। मैं आज आपको ये नहीं बताने वाला कि आप क्या प्रयोग कर रहे हैं, मैं ये हम चर्चा करने वाले हैं कि हम इसका और बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातों से चलेंगे और उम्मीद करेंगे कि जब अंत में पहुंचेंगे 1 घंटे 1 बजे के आसपास तो हम कुछ अपने ज्ञान में वृद्धि कर पाएंगे। मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी बात कहता चलूंगा आपसे। अंजू, ये प्रेजेंटेशन शेयर हो रहा है? जी सर, मैं शेयर कर देती हूँ। हाँ हाँ। जोशी सर का नाम है। सर आप स्क्रीन शेयर करेंगे ना? हाँ हाँ, जी हो गया। जी, एक मिनट सर, स्क्रीन शेयर करनी है, स्क्रीन शेयर करनी है। हाँ, एक मिनट। आप मुझे इनेबल करेंगे तब हो पाऊंगा मैं। जी जी सर, हुआ? मैं ठीक ठीक है जी, अभी बोल फोन नंबर दिया था एक बार, फोन नंबर हो दिया क्या आपने? आपको स्क्रीन शेयर नहीं करनी, आप मुझे अरे नहीं सर, मैं बता रहा हूँ ना, वो बार बार मुझे फोन कर रहा है। उसका चीप एंड बेस्ट तरीका ये है, उसे ये क्या दो, एक बार मैं बोल रहा पैसे तो बता, एक बार आगे किया कि सर से मिल लो, थोड़े भाग देंगे तो सही रहेगा फिर काम। अंजू, अभी ये लोहनी सर की स्क्रीन शेयर हो गई, आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा। यहीं आ रहा होगा, यहीं आ रहा होगा। ये तो ना अलाउ। जी जी जी, लेकिन रिकॉर्ड के लिए, रिकॉर्ड के लिए रहा है ना स्क्रीन शेयरिंग। पूछिए, मेरा हो गया सर, देखिएगा। नहीं, अभी जो स्क्रीन शेयर हो रही है ये आपके लैपटॉप की स्क्रीन है, इसको आप बंद कर दीजिए, फिर मैं शेयर करूंगा तब आएगी। अलाउ करना है सर? हाँ, अलाउ कर दीजिए और इसको बंद कर दीजिए। आप अपनी जो स्क्रीन है ना, अभी मेरे कंप्यूटर में आपकी स्क्रीन दिख रही है। स्टॉप शेयर, ठीक है जी। यस सर, आप कीजिए। नहीं, मुझे आपने डिसेबल्ड कर रखा है। इसमें जब आप मुझे एनेबल करेंगे तो मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा। सर से पूछ लूं? मित्रों, जितनी देर में ये बात होती, अंजू आप करते रहिए, आप मुझे इनेबल कर देंगे तो मैं शेयर करूंगा। तब तक मैं और बात करता हूँ, इनसे बात करता हूँ। मित्रों, कोई बात नहीं है। देखिए, तकनीकी में हमें सबसे पहला काम यही सीखना है कि तकनीकी में थोड़े धैर्य की जरूरत होती है। कई बार कुछ चीजें हम नहीं कर पाते तो कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है। एक शोधार्थी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में आपको तकनीकी पे निर्भर भी रहना है, लेकिन बिना तकनीकी के भी अगर काम चले तो चलाना है। सबसे प्रारंभिक बात से शुरू करते हैं। और आपके, मुझे पता चला, बहुत सारे व्याख्यान हो चुके हैं। एक सवाल ये उठता है कि क्योंकि आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं कि शोध में तकनीकी क्या है, तो इस प्रतिशत से अधिक जनसंख्या तक हो गई है। इस पे मत जाइए कि उनके पास पुराना मोबाइल है या स्मार्टफोन है। अगर कोई व्यक्ति मोबाइल यूज कर रहा है, वो कॉल कर रहा है या रिसीव कर ले रहा है, तो आप ये यकीन जानिए कि वो टेक्नोलॉजी सक्षम व्यक्ति है। मोबाइल है, देन मोबाइल विद डेटा। पहले आपने एक शब्द सुना होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना तकनीक, और फिर हमने उसका नाम बदला आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। खाली मोबाइल, मोबाइल और फिर मोबाइल विद डेटा। पहले हम सूचनाएं अपने पास रखते,
और हमको स्टडी करने लगे तो हमने उसका नाम आईटी से बदल के आईसीटी कर दिया। सो मोबाइल विद डेटा, यानी पहले हम मोबाइल से सिर्फ बात कर पा रहे थे, अब हम डेटा की मदद से, आप देखिए ना ये जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ ये डेटा की मदद से संभव हो पाया, पहले संभव नहीं था। पहले मैं सिर्फ आपसे बात कर सकता था, इस समय आपको देख रहा हूँ, अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि डेटा आ गया। तो मोबाइल विद डेटा एंड देन मोबाइल एप्स, तरह तरह के एप्स हैं और हर काम के लिए अब ऐप बनने लगे हैं। और हम एजुकेशन में भी बहुत सारे ऐप हैं जिस माध्यम से मैं आपसे जुड़ा हूँ। जूम इज ऐप, इसके माध्यम से मैं आपसे जुड़ गया। तो मोबाइल विद डेटा, मोबाइल एप्स, और उसी तरह से कंप्यूटर, वो डेस्कटॉप हो सकता है, वो लैपटॉप हो सकता है, वो टैबलेट हो सकता है। देन कंप्यूटर विद इंटरनेट, कंप्यूटर के साथ इंटरनेट लग जाए, और कंप्यूटर विद डिफरेंट प्रोग्राम्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, एमएस ऑफिस है, पावर पॉइंट है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यानी हम सबके पास किसी ना किसी रूप में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास मोबाइल विद डेटा है, किसी के पास मोबाइल एप्स हैं, कंप्यूटर है, कंप्यूटर विद इंटरनेट है। यानी मैं ये मान के चलता हूँ कि भारत में अब ये जो युवा पीढ़ी है उसमें से ज्यादातर लोगों के पास किसी ना किसी तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हो सकता है किसी के पास ज्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी हो, किसी के पास कम हो, किसी के डेटा की स्पीड ज्यादा हो, किसी के डेटा की स्पीड कम हो, लेकिन थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी तक हमारी पहुंच हुई है और हम उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। यहीं पर बड़ा सवाल ये उठता है कि एक रिसर्चर, शोधार्थी तकनीकी का सही और बढ़िया इस्तेमाल कैसे करे। और अगर आप बढ़िया इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया रिसर्च करेंगे, और बढ़िया रिसर्च करेंगे तो निश्चित रूप से आपके उद्देश्यों की प्राप्ति बेहतर तरीके से होगी। तो मैं इस अवधारणा के साथ कि आप में से हर कोई किसी ना किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है और आने वाले समय में उसका स्तर बढ़ेगा। जो आज 3G पे है, हो सकता है कल 4G डेटा पे चला जाए। जो आज खाली कंप्यूटर पे है, कल कंप्यूटर के साथ इंटरनेट पे चला जाए। तो टेक्नोलॉजी का स्तर बढ़ेगा, ऐसा भी मैं मानता हूँ। तो आप एज रिसर्चर किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करें और टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग करें, अगली स्लाइड में इसी पर चर्चा एक एक करके। कैसे रिसर्च में इस्तेमाल करें हम टेक्नोलॉजी, और कैसे आप करते भी हैं। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं इसीलिए आप करेंगे, आप पहले से कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ चर्चा इस बात की कि हम कैसे इसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला मैंने कहा, रिसर्च में आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप चीजों को सर्च करें। और कैसे करें, सर्च कैसे करें, इसकी बहुत सारी विधियां हैं। आप कैसे सर्च करते हैं? अमूमन अगर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास सर्च करना है तो कैसे सर्च करते हैं? आप में से कोई भी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति अपने को अनम्यूट करके अगर मुझे जवाब देंगे तो मुझे अपनी बात को बढ़ाने में प्रसन्नता होगी। अगर आपको कुछ भी सर्च करना है, आप किस तरह से सर्च करते हैं? जो भी गूगल पे डाल देते हैं सर उसको। हाँ हाँ, बताइए। गूगल पे डाल देते हैं सर उसको, सर्च इंजन गूगल पे क्या क्या करते हैं? गूगल पे बिल्कुल ठीक है, हम आपका सीधा गूगल पे डाल देते हैं सर हिंदी साहित्य का इतिहास, पुस्तक का नाम डाल देंगे, लेखक का नाम दे देंगे, तो ये डाल देते हैं। बहुत अच्छा। और कोई? बस एक स्वाति ने बढ़िया जवाब दिया, और कोई? हेलो, ठीक है। इसी जवाब से आगे चलता हूं। यूजुअली यही है कि हमने डाल दिया हिंदी साहित्य का इतिहास, और जैसा स्वाति बता रही थी, अगर हमें लेखक पता है, प्रकाशक पता है, तो वो डाल दिया, बिल्कुल ठीक है। ये एक तरीका तो है ही, लेकिन हम कई बार कैटेगरी के हिसाब से भी चीजों को सर्च कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गूगल पे हम जब सर्च करते हैं तो आपको जो सामग्री है वो पहले दूसरे तीसरे पेज पे नजर नहीं आती, और आप सोचते हैं इस पे सामग्री नहीं है। आप उसके छोटे छोटे तरीके कर सकते हैं। आप आज एक्सपेरिमेंट करिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास ऐसा करके सर्च करिएगा, फिर करिएगा सर आवाज नहीं आ रही।
सर आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज? जी सर, कभी कभी नहीं, चली मैं तो जाती म्यूट है। ही हूँ। अभी आई आवाज? जी हेलो, सर, जी सर। आवाज आ रही है। है सर, आ रही है। ठीक है। हाँ सर, आवाज आ रही है। आ रही है, कोई बात नहीं, वो हो सकता है क्योंकि इंटरनेट है और इंटरनेट की स्पीड आती जाती रह सकती है। कभी कभी टीचर की आवाज ना भी आए तो अच्छा होता है, कोई ऐसी बात नहीं। मैं ये कह रहा था कि सर्च में आप एक तरीका ये कि हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा लिखें, एक ऐसा भी कर सकते हैं हिंदी लिखें प्लस साहित्य लिखें प्लस इतिहास लिखें, ऐसा करके सर्च करिए। आप हिंदी साहित्य का इतिहास प्लस पीडीएफ करके सर्च करिए, एक फॉर्मेट है पीडीएफ जिससे आप वाकिफ होंगे, पीडीएफ करके सर्च करिए, आपको अलग रिजल्ट दिखाई देंगे। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास प्लस पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके सर्च करिए, आपको बहुत सारे प्रेजेंटेशन नजर आएंगे। कई बार जब हम किसी चीज को सर्च करते हैं तो उसको हमें ये पता नहीं होता। हाँ, गूगल में एक और फैसिलिटी है, आप में से बहुत से लोग वाकिफ होंगे, हो सकता है कि उसको ना भी पता चल हो। गूगल में एक फैसिलिटी है अंदर, गूगल स्कॉलर, उसमें आप अगर सर्च करेंगे तो आपको ज्यादा एकेडमिक कंटेंट मिलने वाला है। गूगल स्कॉलर में आप सर्च करेंगे तो आपको एकेडमिक कंटेंट पे ही ले जाएगा। जब आप नॉर्मल गूगल की विंडो में सर्च करते हैं तो आपको वो कहीं भी ले जाता है, लेकिन वहां पर सर्च करेंगे तो आपको एकेडमिक कंटेंट मिलेगा। एक और आपको चीज बताऊं, कई बार जो हम मटेरियल सर्च करते हैं उसको लेके कॉपीराइट का इश्यू होता है कि क्या हम उसको सर्च तो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या हम दूसरों को दे सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ऐसे भी सवाल आते हैं। तो गूगल की एक सेटिंग में है, वहां पर सेटिंग में जाएंगे, एडवांस सेटिंग में जाएंगे और नीचे एक लिखा हुआ है फिल्टर्ड बाय लाइसेंस, और उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा कि आप इसका किस तरह से यूज कर सकते हैं, वहां पर जाकर भी आप सर्च करते हैं। तो सर्च करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ये समझिए कि गूगल जो है वो एक समुंदर की तरह है जिसमें आपको मोती ढूंढने हैं, और आप सिर्फ एक ही तरीके से लिख देंगे क्योंकि गूगल अलग अलग तरीके से वर्क करता है। तो आप जब भी सर्च करें अलग अलग विषय देके देखें, कभी हिंदी साहित्य का विकास दें, फिर हिंदी साहित्य दें, फिर हिंदी का विकास दें, क्योंकि कीवर्ड्स पे पकड़ता है गूगल। तो और खाली गूगल ही नहीं, और भी कई सर्च इंजन है जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अपनी सर्च को जितना विशद बताएंगे आपको उतना ही मैटर मिलने की संभावना है। अलग अलग तरीके आप इख्तियार कर सकते हैं। और सर्च में ये नहीं कि मैंने एक लिख दिया और सर्च में पहला पेज देख लिया, ये भी महत्वपूर्ण है कि गूगल में हम कम से कम 5, 7, 8, 9 पृष्ठ देखें। कई बार जो सामग्री है, उपयोगी सामग्री है, वो पहले दूसरे पृष्ठ पे नहीं होती, तीसरे चौथे पे होती है, तो आप ये ना सोचें कि ये मैटर मिला नहीं है। तो सर्चिंग बहुत महत्वपूर्ण है, सर्चिंग एक कला है और इसको अगर आपने सीख लिया तो एक रिसर्चर के रूप में आपको बहुत सारी सुविधाएं होने वाली है। एक दो सोर्सेज हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जिसको आप नोट कर सकते हैं, वहां आप सर्च करेंगे तो आपको आसानी होगी। एक साइट है जिससे आप निश्चित रूप से परिचित होंगे, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं, तो भारत सरकार की है शोध गंगा। शोध गंगा में बनाई इसलिए गई है कि उसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों में भारतीय विद्यार्थियों द्वारा किए गए शोध कार्यों की एक प्रति मौजूद रहती है। जब उनको थीसिस सबमिट हो जाती है तो उनकी पूरी थीसिस शोध गंगा पे डिपॉजिट होती है, और आपकी भी जब थीसिस पूरी होगी तो वो भी शोध गंगा पे डिपॉजिट होगी। तो आप शोध गंगा में जा सकते हैं और अपने विषय से जुड़ी हुई थीसिस ढूंढ सकते हैं घर बैठे हुए। तो शोध गंगा का आप प्रयोग करें, और शोध गंगा में थीसिस भी है और कई बार मास्टर डिजर्टेशन यानी एमफिल के या एमएड के डिजर्टेशन भी लोग यूनिवर्सिटीज अपलोड करती है, तो वो आप करेंगे तो आपको फायदा मिलने वाला है। फिर मैं दो सोर्सेस की और बात करता हूँ। उसमें हिंदी का साहित्य कितना है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन उपयोगी साहित्य है। एक का नाम है DOAB, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस बुक्स, DOAB, और दूसरी डायरेक्टरी का नाम है DOAJ,
डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स, DOAB किताबों के लिए और DOAJ जर्नल्स के लिए। इनकी खासियत ये है इन दोनों साइट्स की कि इसमें जो सामग्री अवेलेबल है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इसमें जो भी सामग्री है उसके लिए आपको कहीं पैसा नहीं देना है, क्योंकि ये फ्रीली एक्सेस रिसोर्स है। और भी बहुत सारी साइट हैं जिसपे आप सर्च कर सकते हैं। सर इस साइट को फिर से सामग्री बता की दीजिए कमी सर। नहीं है। हाँ, मैं बता देता हूँ। पहली है DOAB, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस बुक्स, और दूसरी है DOAJ। ये तो बहुत ही बढ़िया, इसमें हजारों जर्नल्स अवेलेबल हैं। तो उसको आप डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स, इनको आप करेंगे सर्च तो इसमें बहुत सारे जर्नल्स जो ओपन एक्सेस का मतलब जिसको आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, दूसरों को शेयर कर सकते हैं। कॉपीराइट का इसमें इश्यू नहीं है। बाकी जो जर्नल्स हैं उन्हें आप पढ़ना चाहेंगे तो कई बार आपसे कहेंगे आप इतना पेमेंट करें तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं। और DOAJ में आपको थाउजेंड्स ऑफ जर्नल्स हैं। हिंदी विषय के कितने हैं या हिंदी साहित्य पर कितने हैं ये आपको सर्च करना पड़ेगा, लेकिन इन जनरल है। तो सर्चिंग की बहुत सारी संभावनाएं हैं। कीवर्ड से सर्च करें, कंटेंट के नेचर से सर्च करें, गूगल स्कॉलर से सर्च करें, इन डायरेक्टरीज में सर्च करें। तो मटेरियल की कमी नहीं, कम से कम मैं ऐसा मानता हूं कि मटेरियल है और हमें प्रॉपर्ली उसको अगर सर्च करना आ गया तो हम बहुत सारा शोध अपने संबंधित साहित्य ढूंढ सकते हैं। दूसरा काम जो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें, सर्च करना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन जो सर्च करके हमको मिला उसको सही से रखना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार हम सर्च तो करते हैं लेकिन फिर हम भूल जाते हैं और फिर हमें पता नहीं चलता। और ये आपको बताऊं, जरूरी नहीं एक बार आपने सर्च किया दोबारा करेंगे उसी, ऐसी कोई गारंटी नहीं, और हो सकता है वो रिसर्च आपको दोबारा दिखाई ना दे। इसके लिए मेरा एक सुझाव ये आपको रहेगा कि हमेशा जो गूगल पे URL आता है, जब आप सर्च करते हैं तो उसकी सर्च इंजन पे एक URL आता है, उस URL को हमेशा कॉपी करके अपनी वर्ड फाइल में डाल ले और थोड़ा सा एक नोट लिख लें कि ये URL ये इस विषय पर है, ये इसका शीर्षक ये है। तो कभी भविष्य में जरूरत पड़ेगी उस URL पे क्लिक करेंगे तो आप फिर उसी रिसोर्स पर पहुंच जाएंगे। और ऐसा कर सकते हैं, आपने कोई मटेरियल सर्च किया तो आप अपने फोल्डर बना सकते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। अच्छा, ये मटेरियल मुझे चैप्टर 1 में मदद करने वाला है, ये चैप्टर 2 में मदद करेगा, तो आप ऐसा फोल्डर करेंगे, उसको आपने लिया और उस फोल्डर में डाल दिया, सिस्टमेटिक कर दिया। जो आपने मैटर सर्च किया उस पर डेट डाल दी कि ये मैटर इस तरह से सर्च किया, यानी एक आप उसकी प्रॉपर सीक्वेंसिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप प्रॉपर सीक्वेंसिंग नहीं करेंगे तो शोध एक लंबी यात्रा है। 3 साल बाद आपने जो आज सर्च किया होगा वो ढूंढना, उससे फायदा उठाना आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपने उसकी प्रॉपर डेट डाल रखी है, प्रॉपर सीक्वेंसिंग कर रखी है, फाइल का नाम दे रखा है। कई बार हम करते हैं, हमें कोई सामग्री मिली और हमने उसको डाउनलोड कर लिया, अब उसने तो उसका नाम XYZ कुछ भी रखा है, लेकिन आपको कैसे कल को पता चलेगा कि ये सामग्री किससे संबंधित है? तो आप उसी समय लिख दें, ये हिंदी साहित्य का विकास बताती है, ये इस कवि के बारे में बताती है, ये इस लेखक के बारे में बताती है, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप उसको रीनेम कर सकते हैं, अलग अलग फोल्डर में रख सकते हैं। आप ऐसा करेंगे तो आपको आगे बहुत फायदा होने वाला है, और 1 साल बाद जब आप सोचेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं, सर ने जो बताया था उससे मुझे फायदा हो रहा है। लेकिन अगर आप खाली ढूंढते रहेंगे और उसे मैनेज नहीं करेंगे, अगर आप एक दिन में 5 चीजें सर्च करते हैं तो अच्छा होगा कि शाम तक उसको आप अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे या अपनी नोटबुक पे सही स्थान पे उसको रख दें। सर्चिंग हमने ढूंढ लिया, लेकिन मैनेजिंग, क्या हमने उसको सही खांचों में फिट किया है? और अच्छा होगा कि आप उसको चैप्टर वाइज अरेंज करें। आप अभी समझ लें कि ये मेरा, जब मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा अपनी थीसिस का, प्रस्तावना लिखूंगा, तो ये सामग्री मुझे वहां काम आने वाली, लिखूंगा
प्रविधि लिखूंगा तो ये सामग्री मुझे वहां काम आने वाली है। जब मैं अपना कंक्लूजन लिखूंगा, उपसंहार लिखूंगा तो ये सामग्री वहां काम आने वाली है। इस तरह से आप अरेंज करते चलेंगे तो आपको फायदा होने वाला है। तो मैं आपको यहाँ यही सलाह दे सकता हूँ। अब ये टेक्नोलॉजी जो तीसरा सबसे बढ़िया काम करती है वो ट्रांसलेशन की सुविधा है। जितना मैं समझता हूँ कि भाषा में शोध है का मतलब है दूसरी भाषाओं से रिश्तेदारी। आप अगर हिंदी में शोध कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि आपको उर्दू साहित्य भी पता हो, आपको ब्रिटिश साहित्य भी पता हो, आपको अमेरिकन साहित्य भी पता हो, आपका फ्रेंच साहित्य भी पता हो, यानी अलग अलग जगह का साहित्य आपको पता होगा तो आप हिंदी साहित्य में अच्छा काम कर पाएंगे। आप अलग अलग भाषाओं के बारे में पता होगा तो हिंदी भाषा में अच्छा शोध करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लेकिन हमें जरूरी तो नहीं कि सारी भाषाएं आए, आ भी नहीं सकती। तो इसमें हमारी मदद करता है ट्रांसलेशन। और गूगल में ये सुविधा है और जगह भी है कि हम कोई भी मैटर अगर डालें और किसी दूसरी भाषा में अनुवाद करना चाहें तो वो अनुवाद बताता है। तो इसका हम फायदा उठा सकते हैं कि दूसरी भाषाओं का साहित्य हम थोड़ा थोड़ा डालें और उसको देखें कि हिंदी में वो क्या कहता है। ये ठीक बात है कि गूगल कई बार बहुत अच्छा अनुवाद नहीं करता, प्रामाणिक अनुवाद नहीं करता, लेकिन हाँ ये तो समझ आ ही जाता है कि इस लेखक ने या इस व्यक्ति ने क्या बात कही है। तो आप ट्रांसलेटिंग की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं और आपको उठाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा अनुवाद करें। और मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा कि पूरी पूरी दुनिया में जो शोध है और वो लोग अपनी अपनी भाषाओं में लिखते हैं, लेकिन अक्सर हम लोग भी शिकायत करते हैं कि हिंदी भाषा में स्तरीय सामग्री नहीं। वो खाली हिंदी विषय को लेके नहीं और विषयों को लेके भी है। तो हम लोगों की ये जिम्मेदारी भी मिलती है और बहुत सारी ऐसी सामग्री है जो हमें अनुवाद करने का मौका देती है। वो कहती है कि आप चाहें तो आप इसका अनुवाद कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये भी अपेक्षा करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप अगर अनुवाद की दुनिया में भी कदम रखते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए कोई अच्छा राइटअप आप ढूंढें और उसका अनुवाद करें तो ये आपके लिए हॉबी भी हो सकता है, समाज सेवा भी हो सकती है और कल को आपको कुछ आर्थिक लाभ भी दे सकता है। तो ट्रांसलेटिंग में आप बहुत तरीके से काम ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारे अवसर हैं। अगर आप इस पे कभी विस्तार से बात करना चाहेंगे, इसको कैरियर की तरह बनाना चाहते हैं, तब भी मैं आपको सुझाव दे सकता हूँ आज भी। लेकिन ट्रांसलेटिंग भी तीसरा पहलू है जो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी हम लोगों के लिए लेके आती है। तो फोर्थ वन इज कोडिंग। कोडिंग भी साहित्य में बहुत की जाती है और आप में से हो सकता है कि कुछ लोग किसी साहित्यकार पे काम कर रहे हो और किसी साहित्यकार पे जब अगर आप काम कर रहे हो तो आपको कोडिंग की जरूरत पड़ने वाली है। कंटेंट में भी कोडिंग होती है। कई बार लोग सोचते हैं कि कंटेंट में तो कोडिंग होगी नहीं, कंटेंट में कोडिंग होगी। कई बार आपने देखा होगा कि ये कोई भाषण आता है तो वो बताते हैं, जो न्यूज रीडर बताते हैं इन्होंने इस शब्द का प्रयोग 17 बार किया, अपने भाषण में इस शब्द को 12 बार दोहराया, इसको इस तरीके से कहा। ये क्या है? बेसिकली दिस इज कोडिंग। तो टेक्नोलॉजी आपको मौका देती है कि किसी भी लेख में आपने एक सर्च कर दिया कि भाई इस लेख में 10 पेज का लेख है, इसमें सामाजिक विमर्श शब्द कितनी बार आया है, आर्थिक विमर्श कितनी जगह आया है, ये चिंतन कितनी जगह आया है। ऐसा करके सर्च भी कर सकते हैं, कोडिंग भी कर सकते हैं, कितनी बार आया है, किस रूप में आया है, किस तरीके से प्रस्तुत किया गया है। कोडिंग में भी बड़ा इस्तेमाल होता है टेक्नोलॉजी का। अन्य विषयों के विद्यार्थी भी करते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि हिंदी विषय के विद्यार्थी क्या करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। यू कैन यूज। आप एक डॉक्यूमेंट में कौन सा शब्द कितनी बार आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस तरीके से प्रयुक्त हो रहा है, इसको जानने के लिए आप कोडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोडिंग इस्तेमाल करके जब आप रिसर्च कहेंगे और जब आप कहेंगे कि आपने एक सेंटेंस ये लिखा अपनी शोध में कि ये जो लेखक है वो सामाजिक विमर्श के प्रति ज्यादा प्रतिबद्धता दिखाता है, लेकिन अगर आप उसको आंकड़ों से कहेंगे कि इस लेखक ने अपने तकरीबन हर प्रश्न में कम से कम 6 बार सामाजिक विमर्श शब्द का प्रयोग किया है, तो आपकी बात ज्यादा प्रामाणिक मानी जाएगी। तो कोडिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स हैं कोडिंग की
जो साइंस में लोग इस्तेमाल करते हैं, अन्य विषयों में करते हैं, और अक्सर ऐसा मानते हैं कि भाषा में तो कोडिंग हो नहीं सकती। नहीं जी नहीं, गलत है। कोडिंग हो सकती है, आप कर सकते हैं, और आपके लिए टेक्नोलॉजी ये रास्ता खोलती है। उसके बाद विश्लेषण, क्योंकि हमने मटेरियल सर्च किया, उसको मैनेज किया, अनुवाद की जरूरत पड़ी तो किया, कोडिंग किया और विश्लेषण किया। विश्लेषण में भी हम शोध में मदद लेते हैं, और आमतौर पे आपको मैंने कहा कि हम आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, और जो अन्य विषय के विद्यार्थी हैं उनके पास दो तरह के आंकड़े होते हैं, संख्यात्मक और गुणात्मक। आपके पास ज्यादा जो आंकड़े हैं वो गुणात्मक ही हैं, क्योंकि आपके पास कंटेंट है, लेकिन हम गुणात्मक आंकड़ों का भी विश्लेषण कर सकते हैं। ऐसी भी टेक्नोलॉजी संभव है जो भाव साम्य आपके यहाँ होता है कि दो पैराग्राफ हैं और दोनों में क्या भाव साम्य है। या मैं जब छोटा था, आपने भी किया होगा, परीक्षा आती थी, एक गद्य का या पद्य का पैराग्राफ दे दिया जाता था और कहा जाता था इसी से मिलता जुलता कोई दूसरा गद्य का या पद्य का पैराग्राफ आप लिखिए या बताइए। हम एनालाइज भी कर सकते हैं, एनालिसिस में भी हम टेक्नोलॉजी की मदद ले सकते हैं, चीजों को विश्लेषित करने में टेक्नोलॉजी की मदद दे सकते हैं। और हिंदी में भी ऐसे अवसर हैं जहां आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं। विश्लेषण कर सकते हैं, आप गूगल पे सर्च करके बता सकते हैं कि कोरोना के दौर में किस विषय पे सबसे ज्यादा लिखा गया, जो हिंदी के लेखक हैं वो किस विषय पे ज्यादा लिख रहे थे, उनकी चिंताएं क्या थी, उनके सरोकार क्या थे। आप संभव है, पहले संभव नहीं था। अभी तो आप जुट जाइए और पूरा 5-6 महीने में हिंदी लेखक ने क्या क्या लिखा है, क्या प्रवृत्तियां हैं, आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं, बढ़िया सा शोध पत्र लिख सकते हैं। तो एनालिसिस में भी हमारी मदद करता है, सर्चिंग में भी और एनालिसिस में भी मदद करता है। ये आपके ऊपर है कि आप उसका प्रयोग कैसे करते हैं। कई बार हमें लगता है कि ये तो टेक्नोलॉजी हम हिंदी में क्या करेगी, लेकिन कर सकती है। आप नए सुधारती हैं, आपको इसकी तरफ सोचने की और देखने की जरूरत है। सबसे उपयोगी, सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी हमको लिखने का अवसर देती है, और अब हम लिख सकते हैं। पहले शुरुआत में जब टेक्नोलॉजी आई थी तो उसमें सब संभव नहीं था। फिर उसमें कई बार हम जो हमारा कीबोर्ड है उसमें इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, हिंदी के नहीं थे। लेकिन अभी हम जैसे लेखकों के लिए जो हिंदी में टाइप नहीं कर पाते, आप तो कर लेते होंगे, लेकिन जो टाइप नहीं कर पाते उनके लिए भी कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आए हैं कि आप रोमन में लिखेंगे और वो हिंदी में नजर आएगा आपकी स्क्रीन में, तो आप लिख सकते हैं। और अभी तो ऐसा युग आ गया है कि जब हर कोई लेखक है, हर कोई लिख रहा है, आप भी लिखते हैं, अपने व्हाट्सएप पे लिखते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते हैं, तो आपको लिखने में मदद करता है। अभी कीबोर्ड्स भी ऐसे आने लगे, वो हिंदी में भी टाइप कर लेते हैं। अगर अंग्रेजी है, अंग्रेजी से उसमें अनुवाद करके टाइप कर देते हैं। तो आपको लिखने का अवसर है। और नोटबुक पे और उस पे लिखने में दोनों के अपने फायदे नुकसान है, लेकिन कंप्यूटर पे अगर आप लिखते हैं, अपने मोबाइल फोन पे लिखते हैं, तो उसको फायदा ये है कि उसको आप संप्रेषित आसानी से कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। आप जब अपनी नोटबुक पे लिखते हैं तो उसको साझा करने में दिक्कत होती है, लेकिन अभी हम करने लगे हैं कि उसका फोटो खींच के भेजते हैं। लेकिन इसमें हम राइटिंग करते हैं तो आसान है। तो टेक्नोलॉजी ने हमें राइटिंग के अवसर दिए हैं। कुछ लोग टेक्नोलॉजी पे आरोप भी लगाते हैं, कुछ हद तक सही है कि टेक्नोलॉजी को सिर्फ हमने, भारतीय शिक्षा जगत ने सिर्फ टाइपराइटर की तरह इस्तेमाल किया और कुछ नहीं किया। लेकिन इस आरोप में कुछ सच्चाई है, लेकिन पूरी तरह नहीं। अभी मैं भी बहुत कुछ लिखता हूँ तो अपने लैपटॉप पे ही लिखता हूँ, जिससे मुझे उसे परिवर्तित करने में, संशोधित करने में, घटाने बढ़ाने में सुविधा रहती है। तो आप जो लिखें उसको अपनी फाइल में दर्ज करते जाएं, डेट के हिसाब से, ये लिखा, ऐसे लिखा। और सर्चिंग और मैनेजिंग के बाद मैं कहूँगा आप लिखते भी रहें, सतत रूप से लिखें, थोड़ा थोड़ा लिखें, लेकिन रोज कुछ लिखते रहें और उसको संरक्षित करते रहें। टेक्नोलॉजी इसमें आपकी मदद करती है। टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है वो कम्युनिकेटिंग का है, क्योंकि ध्यान रखिए शोध एक सामूहिक प्रक्रिया है, और इस बात को आप जितना अच्छा समझ लेंगे आपकी शोध उतनी अच्छी होने वाली है। शोध ये नहीं कि आप अकेले करते रहें, शोध में बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं। इसलिए आप पढ़ें, जो जितने भी अच्छे शोधार्थी है, दुनिया में जितनी भी अच्छी रिसर्च हो रही है वो कई लोग मिलके कर रहे हैं।
नोबेल लॉरिएट को देखें, नोबेल पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं, ज्यादातर नोबेल पुरस्कार साइंस में टीम्स को मिलते हैं, इंडिविजुअल्स को नहीं मिलते। तो आप कम्युनिकेशन और शोध में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरी इस विषय पे ये दृष्टि है, आपकी क्या दृष्टि है, यानी हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और विचारों के आदान प्रदान के लिए टेक्नोलॉजी से तो कोई बेहतर टूल है नहीं। हम और आप अलग अलग बैठे भी जुड़ पाए टेक्नोलॉजी की वजह से। तो लेकिन हम इसका खाली बातें करने के लिए ना करें, हम शोध में भी कम्युनिकेट करें। अच्छा, मैंने एक राइटअप ये लिखा है, आप इस पे अपने विचार दे दो, सुझाव दो, बता दो। और रखेंगे तो आदान प्रदान हम कर सकते हैं। तो आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसमें मैं ज्यादा क्या बताऊं आपको। ये बिंदु महत्वपूर्ण है, कंसल्टिंग, परामर्श। शोध में परामर्श की महत्वपूर्ण भूमिका है, और शायद कंसल्टिंग ही एक ऐसा वर्ड है जिसकी वजह से रिसर्च सुपरवाइजर का अस्तित्व है। कंसल्टिंग बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे जुड़ा तो आप आदरणीय प्रोफेसर दीक्षित जी से कुछ सवाल पूछना चाहते थे, वो उनके पास समय नहीं था, तो उन्होंने कहा मैं आगे बताता हूँ। आप उनसे जो सवाल पूछे थे बेसिकली कंसल्टिंग कर रहे थे। टेक्नोलॉजी ने हमें ये फायदा दिया है कि वी कैन कंसल्ट एनीबॉडी, किसी को भी कंसल्ट कर सकते हैं, अगर उसकी इजाजत हो कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं, 24/7 कंसल्ट कर सकते हैं। वो ऑनलाइन अवेलेबल ना हो तो उसे सवाल लिख के भेज सकते हैं, वो उसका उत्तर दे सकते के सामने एक ही सुपरवाइजर होता था, जो उसका सुपरवाइजर है सिर्फ उससे ही बात करता था। टेक्नोलॉजी ने मुझे बहुत सारे सुपरवाइजर दे दिए हैं। मैं अपने विषय के किसी भी जानकार व्यक्ति को लिख के भेज सकता हूँ, उनको फोन कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, और यकीन जानिए आप सवाल पूछेंगे तो ज्यादातर लोग उत्तर देने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे ही करेंगे। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं शोध कर रहा हूं तो मुझे जो कुछ पूछना है सिर्फ अपने सुपरवाइजर से ही पूछना है, उससे तो आप पूछेंगे ही पूछेंगे, लेकिन आप दूसरों को भी कंसल्ट कर सकते हैं। और ये इसलिए कर सकते हैं कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास ईमेल है, आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास फेसबुक है। यूज इट फॉर कंसल्टिंग। कहते हैं ना, हम क्रिटिसिज्म के लिए करते हैं लेकिन कंसल्टिंग के लिए भी करें, क्योंकि आपके हर विषय में, आप जिस विषय पे भी शोध कर रहे होंगे उसमें कुछ विशेषज्ञ निश्चित रूप से होंगे। उनकी एक सूची बनाइए, उनके ईमेल एड्रेसेस इकट्ठा करिए, उनको एक ईमेल लिखिए, मैं ऐसा ऐसा शोधार्थी हूँ, ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ, इस विषय पे आपकी राय चाहता हूँ, और निश्चित रूप से वो आपको बहुत अच्छे सुझाव देने वाले हैं, जिससे आपका शोध भी अच्छा होगा और आप बढ़िया काम कर पाएंगे। तो ये क्यों संभव हो पाया? क्योंकि टेक्नोलॉजी ने ये संभव किया। लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि हम इस फीचर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। हमको करना चाहिए, कई बार हमें पता नहीं होता, और लेकिन अभी तो आप ये नहीं कह सकते आपको नहीं पता है। आप इस कंसल्टिंग का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत फायदा मिलने वाला है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और उसके साथ साथ कोलैबोरेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेक्नोलॉजी के कुछ विशेष फायदे हैं, उसमें मैं इसको रखता हूँ। टेक्नोलॉजी हमें मिलके काम करने का अवसर देती है। आप अलग अलग विद्यार्थी हैं, अलग अलग जगहों में रह रहे हैं, लेकिन आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोलैबोरेट कर सकते हैं, और कोलैबोरेट करके एक वंडरफुल कोई भी बढ़िया सी चीज दे सकते हैं। आप सब ने विकिपीडिया का नाम सुना होगा और विकिपीडिया को देखा होगा। विकिपीडिया इज ए कोलैबोरेटिव टूल। विकिपीडिया में क्या है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय पे अपने विचार लिखता है, और एक छोटी सी 2-4 लोगों की टीम है जो सिर्फ ये चेक करती है कि ये उसने ठीक लिखा या नहीं। और दुनिया में हम कुछ भी ढूंढते हैं जो पहले या दूसरे या तीसरे स्थान पे आता है, वो विकिपीडिया आता है। विकिपीडिया इसलिए संभव हो पाया क्योंकि टेक्नोलॉजी हमें कोलैबोरेट करने का अवसर देती है। तो जरूरी नहीं है कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें आप ही करें, आप दूर देशों के, अन्य प्रदेशों के शोधार्थियों को भी जोड़ सकते हैं, मिलके कोई लेख लिख सकते हैं, मिलके कोई कविता लिख सकते हैं, मिलके कोई समीक्षा कर सकते हैं, अलग अलग साहित्य का अध्ययन कर सकते हैं कि 3-4 देश के लोग जुड़ गए और उन्होंने अपने अपने यहाँ साहित्य कैसा चल रहा है उसका एक विश्लेषणात्मक अध्ययन कर दिया, तुलनात्मक अध्ययन कर दिया। संभव है,
कोलैबोरेशन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम कर सकते हैं, रिसर्च ग्रुप बना सकते हैं। हमें सोचना चाहिए, हमें करना चाहिए। हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी को सर्च करने और टाइप करने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। अगर ये करेंगे तो फिर टेक्नोलॉजी का हम सही इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन हम कंसल्टिंग के लिए कर रहे हैं, हम कोलैबोरेटिंग के लिए कर रहे हैं, ये सही इस्तेमाल है। इसकी तरफ अवसर दीजिए। और मैं लोहनी सर से बात कर रहा था और वो कह रहे थे कि उन्होंने कोशिश की है कि इस समूह में इसी देश के नहीं, अन्य देशों के भी विशेषज्ञ आपसे जुड़े और चर्चा करें। तो देखिए उन्होंने ये काम किया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको कितना आगे ले जाते हैं। तो कोलैबोरेटिंग कर सकते हैं। और जो सबसे अंतिम है, जिसका आप काफी इस्तेमाल करते हैं, खूब इस्तेमाल करते हैं, आपको करना ही चाहिए, दैट इज पब्लिशिंग। और पब्लिशिंग का ये सिर्फ मतलब नहीं है कि मेरा ISBN वाली बुक में या ISSN नॉलेज अंडर में पब्लिश हो जाए, दैट इज पब्लिशिंग। अभी मैंने एक पैराग्राफ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिख दिया तो वो भी पब्लिशिंग है, और एक जनरल में पेपर छाप दिया वो भी पब्लिशिंग है, एक किताब छाप दी वो भी पब्लिशिंग है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा आपको वार्न भी करना चाहूंगा। आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप एक शोधार्थी है, और एक शोधार्थी में और एक सामान्य विद्यार्थी में अंतर ये है कि सामान्य विद्यार्थी कुछ भी कह सकता है, लेकिन एक शोधार्थी जो बात कहे तार्किक हो, प्रामाणिक हो, तथ्यों पे आधारित हो, उसमें संदर्भ हो, इस पे आप चर्चा कर सकते हैं। तो आप कुछ भी लिखें, एक पैराग्राफ लिखें या 4 पृष्ठ लिखें या एक पूरी पुस्तक लिखें, अगर आप शोधार्थी की दृष्टि से लिखते हैं, तर्क की, तथ्य की, संदर्भ की दृष्टि से लिखेंगे, तभी वो प्रामाणिक है। तो कम लिखें, कम प्रकाशित करें, लेकिन अच्छा प्रकाशित करें। आजकल दिक्कत ये हुई है, मैं इसको साझा करता हूँ, कि हम लिखते हैं लेकिन सिर्फ मोनोलॉग, अपनी बात लिखते हैं, हम शोधार्थी की तरह नहीं लिखते। शोधार्थी की तरह लिखने का मतलब है लिखने से, यानी अगर आपको एक पैराग्राफ लिखना है तो सामान्य सिद्धांत एक होता है कि आपने बहुत सारे पैराग्राफ पढ़े होने चाहिए, उनका विश्लेषण किया होना चाहिए, और फिर अपनी बात को आपको लिखना चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी हमें यह अवसर देती है कि अगर हम कुछ अच्छा लिख रहे हैं तो पहले आपने बहुत सारा साहित्य में पढ़ा होगा कि उनकी पांडुलिपि लौटा दी गई, उसको प्रकाशित करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, उसको कोई प्रकाशित नहीं करना चाहता था। लेकिन अभी नहीं, आपने कुछ अच्छा लिखा है तो आप उसको कभी भी प्रकाशित कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, ओपन पब्लिकेशन में कर सकते हैं, अपने ब्लॉग बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। आपके ऊपर प्रकाशन समस्या नहीं है। मुझे लगता समस्या अब ये है कि इतनी सारा ऐसा साहित्य प्रकाशित हो रहा है जिसका वास्तव में ना तो कोई महत्व है और ना कोई उपयोगिता है, लेकिन लोग सिर्फ स्वांता सुखाए उसको प्रकाशित कर रहे हैं। इसीलिए मैंने शुरू में आपको रिसर्च की परिभाषा बताई थी कि जब भी कुछ प्रकाशित करें तो ये देखें कि क्या ये समाज में कुछ बेहतरी लाएगी, कुछ नयापन लाएगी। अगर वो उस सवाल का जवाब हाँ है तो आप प्रकाशित कर सकते हैं। तो मैं फिर इस पे लौटता हूँ, टेक्नोलॉजी का आप बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सामग्री सर्च करने से लेके उसको प्रकाशित करने तक हर मोड़ पे टेक्नोलॉजी आपके साथ है। लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपके साथ हैं, लेकिन उनका उपयोग कैसे आप करते हैं ये आप पे निर्भर करता है। आप चाकू से किसी की सेब काटते हैं या चाकू किसी की गर्दन पे रखते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो साधन हैं, लेकिन उसका प्रयोग करना आपके ऊपर है। तो अगर आप एक शोधार्थी के रूप में टेक्नोलॉजी का बढ़िया प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पास अपार संभावनाएं हैं। यूज करेंगे तो भी आपके पास संभावनाएं हैं। तो ये आप पे मैं छोड़ता हूं कि आप कैसे इस्तेमाल करें। ध्यान रखिए, टेक्नोलॉजी ना तो बुरी है ना अच्छी। हर टेक्नोलॉजी में अगर आप सही से प्रयोग करेंगे तो अच्छी है, ज्यादा प्रयोग करेंगे, अति करेंगे तो वो खराब है। और टेक्नोलॉजी मुझे नहीं आती ऐसा कहेंगे तो भी मैं नहीं मानूंगा। अगर मैं मोबाइल का यूज कर रहा हूँ, अगर मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ, अगर मैं फेसबुक चला रहा हूँ, तो मैं टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा हूँ। ये मेरे ऊपर है कि मैं अपने शोध में, अपने अध्ययन में इसका कैसे इस्तेमाल करता हूँ, ये मेरे ऊपर है और मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ। और मैं आपसे अनुरोध यही करूंगा, आप सब इस विश्वविद्यालय में आए हैं, यहाँ के शोधार्थी हैं, आगे बढ़िया शोध करेंगे तो बढ़िया शोध करिए, अच्छा शोध करिए और इन चीजों को आप इस्तेमाल करेंगे। और इसमें बहुत सारा है,
कंसल्टिंग कैसे हो, कम्युनिकेटिव कैसे हो, राइटिंग कैसे हो, इन सब पे एक एक दिन की चर्चा हो सकती है, वर्कशॉप हो सकती है। आप कहेंगे तो उस पर भी और विस्तार में बात हो सकती है। और जरूरी नहीं कि आप यहीं तक सीमित रहें, आप इससे आगे भी जा सकते हैं। मेरा पर्पज यही था कि मैं इन चीजों के माध्यम से आपको ये अवगत कराने की कोशिश करूं कि तकनीकी हमारे लिए सिर्फ एक ही दो अवसर नहीं देती, तकनीकी बहुत तरह के अवसर देती है। और मुझे लगता है कि इससे आपको थोड़ी सी प्रेरणा मिलेगी और आप इस विषय पे और विचार करेंगे। अगर आप ये इस प्रेजेंटेशन में, वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो कोई बहुत ज्यादा मैंने लिखा हो, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये प्रेजेंटेशन आपके लिए उपयोगी है, आप मेरा ईमेल है, इसको नोट कर सकते हैं। कोई और सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं कभी। और अगर आपको ये प्रेजेंटेशन की कॉपी आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी है, तो आप मुझे एक ईमेल लिखेंगे, मैं उस ईमेल में आपको इसको सेंड कर दूंगा। मैं देख पा रहा हूँ करीब 5-7-8 मिनट हैं अपने पास। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो दो चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई सवाल हो तो आप पूछें। और एक व्याख्यान मुझे और देना है, तो भविष्य में आपसे किस विषय पे चर्चा हो ये मैंने अपनी मन की कही, आगे क्या चर्चा हो वो आपके मन की करूंगा। और मुझे अच्छा लग रहा है, बड़े भाई लोहनी जी मुझे दिख रहे हैं मेरे अग्रज, तो उनको प्रणाम भी करता हूँ और आपके सवाल आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। मैं 1 मिनट बस, मैं बहुत आभारी हूँ प्रोफेसर पीके मिश्र साहब का। असल में एक जरूरी मीटिंग थी, मुझे उसमें शामिल होना था, तो मैं बीच में चला गया और मैं उपस्थित हूँ फिर से। सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही है, मैं सुन जरूर रहा था, वहां भी था मीटिंग में, मैंने हल्की आवाज में अपना मोबाइल चालू रखा हुआ था। लेकिन जो जरूरी बात है वो ये कि अब आपके पास जो प्रश्न है वो रखें, और सर ने जैसा कहा वो व्याख्यान आगे भी देंगे, उसके लिए भी हम निवेदन कर ही रहे हैं कि उनको जरूर हमसे जुड़ा रहना है। और जो सबसे जरूरी बात है कि जो तकनीक के संदर्भ में जो व्याख्यान आज हुआ वो अन्य लोग नहीं दे पाएंगे, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान है। और जो आप प्रश्न है और जो आपके प्रश्न और भी होंगे उनको पूछने से न हिचकिचाएं, सर ने खुद अपना ईमेल भी आपको दे दिया है। तो मैं अब प्रश्न के लिए ओपन करता हूँ ये मंच। सर जी सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी सर, मेरा एक प्रश्न है जो इससे थोड़ा सा अलग है, मतलब जो आज के व्याख्यान से। सर मैं प्लेगियरिज्म के लिए एक मेरा सवाल है सर। बोलिए। सर जैसे हम विभिन्न प्रकार के शोध पढ़ते हैं, नेट से पढ़ते हैं, तो उनमें अगर हमें कोई अपने संदर्भ से रिलेटेड कोई हमें एक अच्छी सी कोटेशन, कोई युक्ति हमें लगती है कि हाँ हमें उसे अपने उसमें भी प्रयोग करना चाहिए, उससे हमारे जो शोध है वो उसमें सहायक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्या वो प्लेगियरिज्म के तहत आएगी? ये बहुत ही अच्छा सवाल है स्वाति का, और भविष्य में इस पे पूरी चर्चा भी हो सकती है और आपके लिए बड़ा उपयोगी है। अभी मैं संक्षिप्त में उत्तर दे दूं कि जब भी कहीं से आप कोई सामग्री लें तो दो चीजों का ध्यान रखें। कई बार हम सामग्री लेते हैं तो उसके सामग्री को एज इट इज प्रस्तुत नहीं करते, उसके भाव को प्रस्तुत करते हैं। तो अगर भाव को प्रस्तुत करें तब भी हमें आथर का जो तरीका है, रेफरेंसिंग की स्टाइल है, उसमें सरनेम और ईयर देना पड़ता है। लेकिन जैसा स्वाति कर रही थी, अगर मुझे किसी लेखक की 4 पंक्तियां लेनी है तो उनको मैं इन्वर्टेड कामा में रखूंगा, उसका प्रश्न नंबर, और अगर प्रश्न नंबर अवेलेबल नहीं है तो पैराग्राफ नंबर दूंगा, सरनेम लिखूंगा, प्रश्न संख्या लिखूंगा। प्रश्न संख्या 3 सरनेम लोहनी, 2014, प्रश्न 3। और अगर पैराग्राफ है तो पैराग्राफ, मतलब अगर प्रश्न संख्या दी है तो पैराग्राफ की जरूरत नहीं है। अगर और इन्वर्टेड कामा लगा दूंगा तो फिर आप पे प्लेगरिज्म का कोई आरोप नहीं है। लेकिन स्वाति ये बात ध्यान रखना है कि हमने किसी के शब्दों को पूरा पैराग्राफ नहीं उठाना है। जो कॉपीराइट एक्ट है वो कहता है कि आप किसी से 250 शब्द तक ले सकते हैं, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में। ये नहीं कि हमने 3000 शब्दों का लेख लिखना है और 200 के मैंने 6-7 लोग ढूंढ लिए, तो ऐसा नहीं। एक जगह नहीं इस्तेमाल करेंगे, 3 या 4-5 पंक्तियां आप ले सकते हैं, इन्वर्टेड कामा। जी सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। जी आ रही है? हाँ जी सर। जी सर अब आ रही है सर।
तो आपको प्लेगरिज्म की कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है सर, मतलब हमें उनका एक मुख्यतः रेफरेंस हमें सही देना है कि हमने वो कहाँ से लिया है, हाँ और हाँ कुछ ही हाँ। पंक्तियां और हमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। और शोध में रिफरेंसिंग बहुत जरूरी है। जी और मैं अपने अनुभव से ये बता सकता हूँ कि जो भारतीय विद्यार्थी शोधार्थी है वो रेफरेंसिंग के मामले में थोड़ा सा पीछे है, इसीलिए जी उन पे तरह तरह के आरोप भी लगते हैं। तो अगर मौका मिलेगा, आप लोग चाहेंगे, तो मैं रेफरेंसिंग पे भी आप लोगों से एक दिन विस्तार से बात कर सकता हूँ, जी जिसमें जी सर, प्लेगरिज्म का भी जिक्र आ सकता है। जी सर, धन्यवाद सर। देखिए, प्रश्न पूछिए। अगर आप शोधार्थी और प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बात बन नहीं रही है। शोधार्थी को तो इतने प्रश्न होने चाहिए कि हम लोग कहें भाई बहुत हो गए। हेलो। जी बोलिए। हाँ नमस्ते सर, मैं संदीप कुमार सिंह बोल रहा हूँ। जी संदीप बोलिए। ये सर, ये अभी जो स्वाति जी ने एक सवाल पूछा उससे संबंधित मेरा भी एक सवाल है। हाँ पूछिए पूछिए जैसे पूछिए। बहुत सारी कहानियां या उपन्यास होते हैं जो हमें, जैसे एक हिंदी समय वेबसाइट है, उसके माध्यम मतलब वहां से हम रेफरेंस देना चाहते हैं, जी तो जी सर जी। वहां पर तो पृष्ठ वगैरह जैसे उसमें हमें हाँ प्रकाशन वगैरह देना बिल्कुल। पड़ता है, तो उसे हम सर कैसे कर सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है संदीप का। संदीप, कई बार ऐसा होता है कि किसी और ने उसको लिख रखा होता लेकिन उसने संदर्भ नहीं दिया होता, तो आप जिसने लिख रखा है उसका संदर्भ दे देते हैं। जैसे आपने कोई कहानी का टुकड़ा वहां दिया और उसने संदर्भ नहीं दिया, तो हम लोग अंग्रेजी में ऐसा लिखते हैं एज साइटेड इन, जैसा इन्होंने लिखा। मान लीजिए मैंने एक पुस्तक लिखी और उसमें लोनी सर की कहानी का जिक्र किया, लेकिन मैंने उसमें संदर्भ नहीं दिया, तो मैं आप फिर मेरा संदर्भ दे देंगे, मेरा प्रश्न संख्या दे देंगे, और फिर मेरे हवाले से कहेंगे कि इन्होंने लोहनी जी के लेख के बारे में ऐसा कहा है। ये संदर्भ में इसका तरीका बताया गया है। अगर आपको पेज नंबर अवेलेबल नहीं है तो उसका पैराग्राफ नंबर आप दे सकते हैं, क्योंकि नेट पर भी जब वो आता है तो पैराग्राफ की शेप में आता है। और अगर पैराग्राफ नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इन्वर्टेड कामा लगा दीजिए और उसका प्रॉपर रिफरेंसिंग कर दीजिए, तो आप पे प्लेगरिज्म का आरोप नहीं लगेगा। सर शुक्रिया सर। मतलब थोड़ा इससे इतर मतलब मेरा प्रश्न था। जी जैसे सर कोई कहानी हम वैसे पढ़ते हैं, हाँ हाँ कहानी संग्रह है, तो उसको हम ठीक है। पढ़ते तो वहां पर हमें ये रहता है कि ये प्रकाशन है और उसकी सन वगैरह सब कुछ दिया रहता है। लेकिन सर अब हम्म। जब कोई हम वेबसाइट में कहानी पढ़ते हैं, जैसे हाँ बहुत हाँ सारी हाँ कहानियां हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके लिए मैं सर पूछना चाहता हूँ कि बिल्कुल उसके लिए मैं हम कैसे उसका डिफरेंस देंगे? उसके लिए आपको बता देता हूँ। एक डिफरेंसिंग पैटर्न है एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। दो डिफरेंसिंग पैटर्न है, एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और दूसरा एमएलए मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ये दोनों रेफरेंसिंग कैसे हो इसके बारे में विस्तार से, और ये नेट पे अवेलेबल है। ये आपको बताते हैं कि किताब का संदर्भ कैसे देना है, जर्नल का संदर्भ कैसे देना है, वेबसाइट का संदर्भ कैसे देना है, ईमेल का संदर्भ कैसे देना है, वीडियो का संदर्भ कहना देना है। सबके संदर्भ देने के तरीके इनमें बताए गए हैं। तो आप इन दोनों रेफरेंसिंग को पढ़ें, और क्योंकि मानविकी में और सामाजिकी में यही दो रेफरेंसिंग इस समय पूरी दुनिया में चल रही है। एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, हम लोग एजुकेशन में सबसे ज्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं, एंड दूसरी पॉपुलर है मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन एमएलए। तो इसमें संदीप आपके जवाब का एपीए में उसने बताया है कि अगर आप किसी वेबसाइट से कोई सामग्री लेते हैं तो उसका संदर्भ कैसे देना है, इसका जिक्र उसमें किया हुआ है। तो आप संदीप इसको पढ़ेंगे, आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा। नहीं भी मिलता है तो फिर मुझसे पूछिए। ठीक, धन्यवाद सर जी। अच्छा, आप लोग ऐसे ही ज्यादा चुप रहते हैं या आज ही चुप हैं? स्वाति, आप लोग ऐसे ही चुप रहते हैं या ये जी सर, नहीं आप सर, लोग शांत स्वभाव आज वाले विद्यार्थी हैं?
सर आज के उसमें मतलब कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो हमें समझ ना आई हो। मैं तो ऐसा समझती हूँ कि सर ने बहुत ही अच्छा, मैं अच्छे अपने तरीके साथ से भी ऐसे ही कर दी कि ऐसी कोई जानकारी नहीं जिस पे बात की जाए। नहीं नहीं नहीं, मतलब ऐसी कोई बात हुई है ही नहीं सर जो हमें अच्छा, समझ में ना आई हो। सर बहुत ही अच्छा व्याख्यान था सर आपका, तो मैं इसीलिए समझती हूँ कि ये कोई प्रश्न बनता नहीं नहीं आप होगा। मुझे देखिए, मैं मौका लगता है मुझे तो मजा आता है क्लास में आप लोगों के साथ और थोड़ा आनंद आता, लेकिन कोई बात नहीं, ऑनलाइन ही जुड़े। तो आप सवाल पूछिए। देखिए शोधार्थी में सवाल से कभी मत घबराइए, पूछिए सवाल। सर जी पूछिए, मैं सुन रहा हूँ। सर यूनिकोड और ये मंगल क्या है सर? इसमें क्या हम इसे अपने मोबाइल से भी टाइप कर सकते हैं? मेरे ख्याल में कर सकते हैं। मंगल तो एक ऐसा हुआ है कि जब हम जैसे आपने देखा होगा अंग्रेजी में आप टाइप करते हैं ना, जी तो टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल है, अलग अलग उन्होंने दिया। उसी तरह से हिंदी में भी कुछ हैं, जैसे कृति देव है और कई सारे हैं। तो क्या हुआ, अब इंटरनेट पे बहुत कई बार हम ट्रांसलेट करते हैं, जब आप किसी सामग्री को ट्रांसलेट करते हैं तो आपको नजर आएगा एरियल यूनिकोड। यानी जब आप जी ट्रांसलेट करते हैं तो जरूरी नहीं कि आपके कंप्यूटर में वो फॉन्ट मौजूद हो, लेकिन उसको आप उस भाषा में देख सकते हैं। तो इस सुविधा के लिए आजकल ये हो रहा है कि मैंने कुछ अंग्रेजी में लिखा और उसका हिंदी कर लिया, तो हिंदी में जब मैं गूगल में ले जाके ट्रांसलेट करता हूँ तो उसने एक उसकी लैंग्वेज बना दी है, एक उसके लिए फॉन्ट बना दिया है जिसको यूनिकोड कहें या ये एरियल करके बनाया है, उसमें आप परिवर्तित कर देते हैं। तो मंगल सर जहां तक आप पूछ रहे हैं, मंगल एक तरह का फॉन्ट है। जी मंगल तो है, कृति देव है, ये फॉन्ट है जिसमें जब आप प्रॉपरली टाइप करते हैं तो टाइप होते हैं हिंदी में। जी जैसे हम DOCS करके एक ऐप है, उसमें हम अपना टाइप करते हैं और उसकी PDF बना लेते हैं। हम्म। लेकिन ये आजकल जो वेबिनार वगैरह सब ऑनलाइन हो रखा है, इसमें ये कहते हैं कि आप लोग कृति मंगल में या यूनिकोड में आप टाइप करके दो तो वो हाँ, पब्लिश होगा। तो सर वो हम किस ऐप में कर सकते हैं, ताकि क्योंकि लैपटॉप वगैरह की सुविधा हमारे पास नहीं है, नहीं तो अगर हम अपने उसके लिए मोबाइल से किस तरीके से कर सकते हैं? उसके लिए आपको देखिए नहीं, मोबाइल तो मुझे आइडिया नहीं, लैपटॉप में आपके पास वो फॉन्ट होगा तभी आप कर पाएंगे। जैसे कृति देव का फॉन्ट होगा तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे।